सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका डी लाइफ के ई प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कल अपने इस सेशन के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, वो 15 ही हो पाए। वो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू था। आज अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ इस सेशन के अंदर। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। हाँ जी, जल्दी से लाइव जुड़ जाइए जी। हाँ जी, शेयर कर दीजिए सारे दोस्त, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, रॉयल सरजीत गुजर कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, वीके रूंडला कह रहे हैं नमस्ते बॉस। नमस्ते जी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अब राम राम। आओ जल्दी आओ जी, आ गए। आप जल्दी से शेयर करो लिंक को, संख्या थोड़ी सी कम है, एक बार थोड़ा सा शेयर करो लिंक को। जाट के ठाट कह रहे हैं नमस्ते बॉस। नमस्ते जी। खुशबू कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बिश्नोई बॉय, राम राम जी, राम राम। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा लिंक को शेयर करो। हाँ जी, संख्या बहुत कम है, क्या बात है जी आज। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो इसको। चलिए जी, आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में अपने एनिमल हस्बेंड्री के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन जेट के अंदर, सुपरवाइजर के अंदर, या अपने जो एलएसए का एग्जाम होता है उसके अंदर, तो काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखने वो सिंपल क्वेश्चन लगते हैं, पर जब उनको करते हैं तब पता लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल का है। अभी जो हाल ही में सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो लेवल आपने देख ही लिया था। आसान क्वेश्चन भी स्टूडेंट गलत करके आया, कारण उसका क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, ये तो आता है, या उसको मतलब पूरा पढ़ते नहीं है, आंसर सीधा देख लेते हैं 2 लाइनें क्वेश्चन की देखने के बाद और आंसर पे टिक करते हैं। वो चीजें नहीं करनी है। पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भी क्वेश्चन अपने से पूछ क्या रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ देखेंगे। यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, अपना आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, बछड़े को पालने की वैज्ञानिक विधि। ये पूछ रहा है बछड़े को जो पालते हैं उसकी वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है अपने पास सकलिंग। क्या सकलिंग है, कलिंग है, विनिंग है या कास्टिंग है? जल्दी से आंसर दीजिए जिसका। बछड़े को पालने की वैज्ञानिक विधि पूछ रहा है ये। हाँ जी, उत्तर दीजिए जल्दी सी। पूजा सारण कह रहे हैं नमस्ते। नमस्ते जी, आंसर दीजिए अब जल्दी से। हाँ जी, नमस्कार सभी को। हाँ जी, आंसर दीजिए इसका। बछड़े को पालने की वैज्ञानिक विधि पूछ रहा है वो। आंसर कीजिए जल्दी सी। हाँ जी, लगभग फ्रेंड्स सी बता रहे हैं, विनिंग। विनिंग ऑप्शन सी ऑप्शन है वो राइट बता रहे हैं। कांता सारण सी कह रहे हैं, खुशबू सी कह रहे हैं, अनिल बुडानिया सी कह रहे हैं, रॉयल सरजीत गुजर ए कह रहे हैं। हाँ जी, ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। बछड़े को पालने की वैज्ञानिक विधि पूछ रहा है। सकलिंग क्या है वो देखो आप थोड़ा सा। हाँ जी, चलो सॉल्व करते हैं इसको। लगभग ने सी बताया है, 1-2 स्टूडेंट है जो थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो बछड़े को जो पालने की वैज्ञानिक विधि है वो है जी विनिंग। विनिंग जो विधि है वो क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या है, जन्म के पश्चात बछड़े को मां से अलग कर देते हैं, और जो उसको दूध पिलाने की क्रिया है या पालने की क्रिया है वो किस विधि से की जाती है, वैज्ञानिक विधि से की जाती है। आर्टिफिशियल रूप से उसको दूध पिलाया जाता है निपल से। ठीक है जी, निपल से उसको दूध पिलाया जाता है। इसका एक बेनिफिट है विनिंग का कि कल को बछड़ा मर जाता है तो अपने दूध प्रोडक्शन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर जो है वैज्ञानिक विधि का वो विनिंग है। सकलिंग क्या है जी, सकलिंग है जो अपने आमतौर घरों में जो विधि काम में लेते हैं, देसी विधि जो काम में लेते हैं, वो कौन सी है, सकलिंग। सकलिंग कैसे जी, सकलिंग का मतलब साथ। यहां से याद कीजिए, सह से सकलिंग, सह से साथ, यानी जो बछड़ा है वो मां के साथ रहकर ही उसको पालन पोषण उसका करते हैं। और विनिंग विधि में क्या करते हैं, या वैज्ञानिक विधि में क्या करते हैं, बछड़े को जो है मां से अलग कर देते हैं। अगर बछड़े की डेथ हो जाती है या अचानक मृत्यु हो जाती है तो अपने को क्या है, इसके मिल्क प्रोडक्शन पे या जो अपने दूध उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए जी कलिंग। कलिंग क्या होता है, कलिंग देखिए जल्दी सी।
हाँ जी, कलिंग देखिए, कलिंग क्या होता है, एक तरीके का कलंक लगना। यहां याद करने का तरीका है, कलंक लगना वो नहीं है। कलिंग का मतलब कलंक लगना, यानी जो बीमार पशु होते हैं, बीमार पशुओं को अलग कर देते हैं किससे, स्वस्थ पशुओं को से। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, कलिंग कहलाती है। अब कास्टिंग देखिए क्या होता है, कास्टिंग जब कोई पशु का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको गिराते हैं, जमीन पर गिराते हैं, जमीन पे गिराने की क्रिया क्या कहलाती है, कास्टिंग कहलाती है, जमीन पर गिराने की क्रिया। हाँ जी, कास्टिंग क्या है, पशु को जमीन पे गिराने की क्रिया है जो कास्टिंग है। और पशु को जो गिराया जाता है वो बाईं तरफ ही पशु को गिराया जाता है। किस तरफ गिराया जाता है पशु को, बाईं तरफ गिराया जाता है जी। यहां देखिए दो चीजें क्लियर होगी, एक जो अपने पशु के आफरा आ जाता है, आफरा आता है पशु को, कई बार ज्यादा पशु खा लेता है, गीला हरा चारा खा लेता है तो पशु को आफरा आ जाता है। जो अपने ट्रोकार कैनुला लगाते हैं पशु के पेट की गैस निकालने के लिए, तो वो भी किस तरफ लगाते हैं, वो भी बाईं तरफ लगाते हैं। तो कास्टिंग क्या होगा, हो जाएगा इसका, कास्टिंग का जमीन पर गिराने की क्रिया को क्या कहते हैं, पशु की कास्टिंग कहते हैं। विनिंग क्या है, विनिंग है एक वैज्ञानिक विधि है जिससे क्या है, जो बछड़ा होता है उसको मां से अलग रख के पालते हैं। तो ये इसका राइट आंसर अपना होगा विनिंग, और बाकी जो बचे उसका मैंने आपको क्लियर करा दिया। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना 2 नंबर क्वेश्चन जो है, कृत्रिम रूप से मुर्गियों के अंडे सेने हेतु इनक्यूबेटर मशीन में तापमान रखा जाता है। ये पूछ रहा है जी, आर्टिफिशियल रूप से जो अपने चूजे निकालते हैं अंडे से, तो जो इनक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडों को रखा जाता है उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो आंसर सही राइट आंसर आपको चूज करना है। ए अपना ऑप्शन है 70 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट, सी है 120 डिग्री फारेनहाइट, और डी है 40 डिग्री फारेनहाइट। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ जी, एक बार कमेंट देख लेता हूं कौन कौन क्या कह रहा है, आंसर दीजिए जल्दी सी। हाँ जी, रोयल सुरजीत गुजर कहते हैं बाईं तरफ। हाँ जी, बाईं तरफ ही होता है, पशु को गिराते हैं जो बाईं तरफ गिराते हैं, और जो ट्रोकार कैन्यूला लगाते हैं पशु के आफरा आने पे, वो भी बाईं तरफ लगाते हैं। बाईं तरफ क्यों लगाते हैं ट्रोकार कैन्यूला, क्योंकि जो पशु का पेट का सबसे बड़ा भाग होता है रूमेन, वो बाईं तरफ ही होता है, और पशु के पेट के अंदर जो गैस भरती है वो रूमेन के अंदर ही भरती है, इसलिए जो ट्रोकार कैनुला है वो बाईं तरफ लगाया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए आप, जल्दी से दीजिए सारे स्टूडेंट। हाँ जी, एस के कह रहे हैं 100 डिग्री फारेनहाइट। हाँ जी, कांता सारण बी बता रहे हैं, सुरेश जाखड़ बी बता रहे हैं, ये जाट कह रहे हैं बी। हाँ जी, लगभग स्टूडेंट का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए जी, जनसंख्या या संख्या आज बहुत कम है। हाँ जी, कांता सारण बी कह रहे हैं, सुरेश जाखड़ बी कह रहे हैं। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, बी होगा। यानी जो इनक्यूबेटर मशीन है जिसके अंदर अपने कृत्रिम रूप से अंडे सेने की क्रिया की जाती है या अंडे सेए जाते हैं, उस मशीन का टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 100 डिग्री फारेनहाइट रखते हैं। एक बात और याद रखिए, ये आपको सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है, तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। और इसको फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो देखिए सीधा सा इसका एक फार्मूला है, C/5 बराबर F-32 बटा में 9। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे, आपको 100 डिग्री फारेनहाइट दिया है, तो जो वैल्यू दी गई है वो यहां रख दो, सेंटीग्रेड दिया है तो यहां रख दो, बाकी इसका जो वजर गुणा करके जो आंसर आता है वो आता है, जो वैल्यू दी गई है वो यहां रख दो, ठीक है, और जो निकालना है वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये सूत्र किसका है, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में परिवर्तित करने का और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में परिवर्तित करने का। वैल्यू आपके पास में 1 देगा, बाकी आप अपने आप इस सूत्र से क्या है निकाल सकते हो, कोई हार्ड काम नहीं है जी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 100 डिग्री फारेनहाइट। और देखिए अंडे सेने का जो सबसे उपयुक्त महीना है वो कौन सा है जी, फरवरी मार्च। हाँ जी, फरवरी मार्च अंडे सेने का जो उपयुक्त महीना होता है वो फरवरी मार्च होता है, क्योंकि इसी महीने के अंदर क्या है सबसे ज्यादा अंडे सेए जाते हैं। या आपने कह दें जो गांव में देखते हैं कि जो चूजे बेचने वाले आते हैं टोकरियों में लेके आते हैं ना,
तो वो ज्यादातर इसी महीनों के अंदर ज्यादा लेके आते हैं। फरवरी मार्च का टाइम होता है, मार्च अप्रैल के अंदर ज्यादा लेके आते हैं, उन पे रंग बिरंगा कलर कर देते हैं और देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो जो अंडे सेने का जो उपयुक्त महीना कौन सा है जी? फरवरी मार्च। और फरवरी मार्च में और क्या क्या होता है जी? आम के अंदर जो पुष्पन होता है, आम में पुष्पन, हाँ जी, आम में जो पुष्पन होता है वो भी फरवरी मार्च में होता है। और देखिए, और खजूर के अंदर ऑफ शूट अलग करते हैं, खजूर में ऑफ शूट या सक्कर्स कह दें, जो अलग करते हैं वो किस महीने में करते हैं? वो भी अपने फरवरी मार्च के अंदर करते हैं। और आंवले का, आंवले के अंदर जो पुष्पन होता है वो भी क्या होता है? वो फरवरी मार्च के अंदर होता है, आंवला में पुष्पन। देखिए यहां कितनी चीजें क्लियर हो रही है। फरवरी मार्च क्या है? अंडे सेने का उपयुक्त महीना है। और आम में जो पुष्पन होता है वो भी फरवरी मार्च के अंदर होता है साथियों। और खजूर के अंदर जो ऑफ शूट अलग करते हैं, यानी जो नया पौधा तैयार करते हैं, वो कौन सा महीना है? यानी फरवरी मार्च है। और आंवले के अंदर जो पुष्पन होता है, जो फ्लोरिंग स्टेज होती है, वो भी क्या होती है? फरवरी मार्च। तो यहाँ फरवरी मार्च के साथ साथ आपकी 3-4 चीजें क्लियर होगी। और टेम्परेचर आपको बता दिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। और इनक्यूबेटर मशीन के अंदर 3000 अंडे, कितने अंडे जी? 3000 अंडे एक साथ सहे जा सकते हैं। और बाकी जो मुर्गी क्रिया करती है 10 से 12 अंडे एक साथ सहे सकती है। तो इनक्यूबेटर मशीन के अंदर कितने अंडे सहे जा सकते हैं? 3000 अंडे एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ जी, 3 नंबर अपना क्वेश्चन है, तांबे जैसा रंग भैंस की किस नस्ल का होता है? हाँ जी, ये पूछ रहा है कॉपर कलर जो होता है या तांबे जैसा कलर होता है वो निम्न में से किस नस्ल का होता है? ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर इसका चूज कीजिए। सुरेश जाखड़ बता रहे हैं बी। हाँ जी, आंसर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। 3 नंबर का, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए जल्दी से। पूजा सारण डी बता रहे हैं। अभी एक का ही आंसर आया जी, जाट कह रहे हैं डी, अनिल बुडानिया डी बता रहे हैं, खुशबू बता रहे हैं डी, राज भाटी डी, सपना सोलंकी डी बता रहे हैं, कांता सारण डी बता रहे हैं डी कन्फर्म। ऐसे स्टूडेंट चाहिए पढ़ने वाले जो एकदम के स्टीक आंसर बताएं जी, ये कन्फर्म ही है। हाँ जी, जाट कह रहे हैं डी। हाँ जी, लगभग का आंसर क्या है? आया है डी आया है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, तांबे जैसा कलर यानी जो कॉपर कलर है वो किस नस्ल की विशेषता है? तो देखिए ए है अपना महसाना, बी है जाफराबादी, सी है मुर्रा और डी है बदावरी। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बदावरी। राइट आंसर क्या होगा? बदावरी। इस नस्ल का जो कलर होता है वो तांबे जैसा होता है। और भैंसे की जितने भी नस्लें हैं, और जब या आपने कहते हैं भैंस की जितनी भी नस्लें हैं, सर्वाधिक वसा परसेंटेज इसी नस्ल के दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक वसा परसेंटेज, वसा परसेंटेज कितना कह दें? 12 से 14, या कुछ किताबें इसको 13 भी लिख देती है, एवरेज 13 भी लिख देती है। जो बदावरी नस्ल की भैंस है उसके दूध में कितनी परसेंट वसा पाई जाती है? 12 से 14%, या आपने कह दे 13% पाई जाती है। अब महसाणा की बात करें, ये भी क्या है? एक प्रकार की भैंस की नस्ल है। तो ये 2 नस्लों का संकरण है जी, मुर्रा और सूरती का। किन किन का संकरण है जी? मुर्रा और सूरती का संकरण है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है जी, ये वाला, निम्न में से जो भैंस की नस्ल है वो किन का संकरण है? तो महसाणा जो नस्ल है वो मुर्रा और सूरती का संकरण है जी। हाँ जी, आंसर देख लेते हैं एक बार, कौन क्या कह रहा है। हाईएस्ट फैट परसेंटेज 14। हाँ जी, 14 ही होता है, कुछ किताबें 13 भी लिख देती है, 12 से 14 भी आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं जाफराबादी की। जाफराबादी, हाँ जी, इसको क्या कहा जाता है? मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? तो जाफराबादी को जाना जाता है जी। और क्या इसकी मुख्य विशेषता है जी? गल कंबल पाया जाता है, गल कंबल पाया जाता है इस नस्ल के अंदर। 2 विशेषता मेन इंपॉर्टेंट है इसकी, कौन कौन सी जी? एक तो जाफराबादी को क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट की संज्ञा दी गई है। दूसरा क्या है? गल कंबल पाया जाता है। एकमात्र भैंस की नस्ल है जिसके अंदर क्या है? गल कंबल पाया जाता है। गल कंबल क्या होता है जी? जो गर्दन वाला हिस्सा होता है वहां क्या एक मांसल संरचना लटकती है, उसको क्या कहते हैं? गल कंबल कहा जाता है। बात करते हैं जी मुर्रा की। हाँ जी, मुर्रा की जो हरियाणा के अंदर जितने भी सॉन्ग बनते हैं तो इस नस्ल के बगैर तो बनते नहीं है। नाम तो आता ही आता है जी, मुर्रा जोटी।
तो काफी फेमस है जी। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है जी? मुर्रा। मेन विशेषता क्या है इसकी? जो इसके सींग होते हैं वो होते हैं जलेबी के आकार के, जलेबी के आकार के सींग होते हैं। किस नस्ल के? मुर्रा नस्ल के। और इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है? खुंडी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो जलेबी के आकार का न देके आपको कसे हुए सींग भी दे सकता है, कसे हुए सींग। तो कसे हुए सींग किस नस्ल की विशेषता है? तो वो है मुर्रा की जी। ये क्वेश्चन अपना हो गया। राइट आंसर अपना क्या था? डी। और क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? तांबे जैसा कलर जो होता है वो किस नस्ल का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बदावरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन जो अपना है, बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहते हैं? हाँ जी, मिल्क क्वीन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन अपने पास है, ए ऑप्शन है जमुनापरी, बी ऑप्शन है सानेन, सी ऑप्शन है अंगोरा और डी है बीटल। तो राइट आंसर चूज कीजिए जल्दी से। हाँ जी, राइट आंसर चूज कीजिए। इसने पूछा है दूध की रानी मिल्क क्वीन किसे कहा जाता है? हाँ जी, जेट ब्लैक कलर होता है। खुशबू कह रहे हैं हाँ जी जेट ब्लैक कलर ही होता है। सपना सोलंकी मुर्रा। इसका आंसर दीजिए जल्दी सी। बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है? राज भाटी बी बता रहे हैं, कांता बी कन्फर्म। वेरी गुड कांता। सपना सोलंकी बी बता रहे हैं और जाट कह रहे हैं प्रॉपर हनुमानगढ़ से। हाँ जी, प्रॉपर हनुमानगढ़ से हैं, बटनेर से हैं। सुरेश जाखड़ बता रहे हैं बी। रोयल सरजीत गुजर बता रहे हैं जी सर। आंसर दीजिए रोयल सरजीत गुजर। अनिल बुडानिया बी बता रहे हैं। हाँ जी, तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। इसने क्या पूछा है? मिल्क क्वीन पूछा है, यानी दूध की रानी किसे कहा गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जी बी। मिल्क क्वीन किसे कहा जाता है? मिल्क क्वीन जो सानेन नस्ल है बकरी की उसको अपने मिल्क क्वीन कहते हैं या दूध की रानी कहते हैं। बात करते हैं जमुनापरी की। जमुनापरी को क्या कहा जाता है जी? सिटी गोट कहा जाता है। सॉरी, सिटी गोट नहीं, मैजिक गोट कहा जाता है। जादुई बकरी, मैजिक गोट किसे कहा जाता है जी? जमुनापरी को। अब देखिए, आप खेल देखते हो, खेल दिखाने वाला आता है तो वो खेल कौन दिखाता है? उसमें एक वर्ड यूज होता है बार बार, जमूरा। तो याद करने की ट्रिक है, मैजिक गोट किसे कहा जाता है? जादू कौन दिखाता है जी? जमूरा। तो जमूरा से जमुना याद रह जाएगा। जमूरा से जमुना या मैजिक, ये तीनों लॉजिक याद रख लो तो आपकी ये नस्ल भी याद हो जाती है कि मैजिक गोट किसे कहा जाता है। जमुनापरी को क्या कहा जाता है जी? मैजिक गोट कहा जाता है। बात करते हैं अंगोरा की। हाँ जी, अंगोरा की ये एक नस्ल है एक प्रकार की। इसके जो इस नस्ल के बाल होते हैं वो सफेद होते हैं और काफी मुलायम होते हैं। तो इस नस्ल से मोहेर नामक ऊन बनाई जाती है, मोहेर नामक ऊन तैयार की जाती है जी। और बाकी अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से भी प्राप्त होती है। याद रखिए जी, ये काफी कंफ्यूज करता है। अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? वो खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल किसकी है जी? अंगोरा नस्ल है बकरी की है। बात करते हैं जी बीटल की। बीटल की मुख्य विशेषता काफी बार पूछ लेता है। बीटल की मुख्य विशेषता जो है, इसके अंदर नर के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। नर के अंदर क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। और जमुनापरी और जो बीटल है, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो सेम ही होती है। जो विशेषता इसकी है वो ही बीटल की है। तो बीटल की जो मेन विशेषता है वो नर के अंदर दाढ़ी पाई जाती है, इसकी मेन विशेषता है। बाकी जो याद रखने का जो तरीका है, इसका ओरिजिन पहले से आप इसको काफी चीजें याद कर सकते हैं। नर के अंदर दाढ़ी पाई जाती है, इसकी मेन विशेषता है। तो कैसे याद करेंगे? जिसका ओरिजिन पहले से है वो गुरदासपुर पंजाब है। क्या है जी? गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब है। अब थोड़ा सा याद कीजिए, दाढ़ी कौन रखता है? दाढ़ी सरदार लोग रखते हैं। तो इसका ओरिजिन पहले से क्या हो गया? पंजाब। पंजाब में दाढ़ी वाले लोग रहते हैं। तो नर के अंदर क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। तो अपना जो राइट आंसर क्या हो गया? दूध की रानी किसे कहते हैं? सानेन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाँ जी, 5 नंबर अपना क्वेश्चन है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। हाँ जी, क्या पूछ रहा है? सवाई चाल। हाँ जी, सवाई चाल का मतलब एक तो होता है एक होता है सवा।
यानी सवाई चलती है, अपने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं, तो ये कितनी भागेगी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगी। तो इसको क्या कह दिया, सवाई चाल कह दिया। तो राइट आंसर दीजिए इसका, ए है नागौरी, बी है कांकरेज, सी है साहिवाल और डी है थार पारकर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ जी, जितेंद्र राठौड़ बी कह रहे हैं, खुशबू बी कह रहे हैं, पूजा सारण का भी बी आ रहा है। तो राइट आंसर चूज कीजिए। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? हाँ जी, बी, अक्की गढ़साना बी बता रहे हैं जितेंद्र राठौड़, 100% बी। वेरी गुड जितेंद्र राठौड़। जितेंद्र राठौड़, सपना सोलंकी भी बता रहे हैं बी। रॉयल सरजीत गुजर सी बता रहे हैं। हाँ जी, रॉयल सरजीत गुजर, थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आंसर क्या होगा इसका? कांता सारण बी 100%। हाँ जी, अब देखते हैं राइट आंसर इसका। तो सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध है वो है जी कांकरेज। बाकी इसका भी आता है, जो प्रॉपर है सवाई चाल की जो विशेषता है वो किसकी है जी? कांकरेज की है। और कांकरेज की और मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कांकरेज की मुख्य विशेषता क्या है जी? भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है जी? कांकरेज। अब इसकी याद करने का एक देसी जुगाड़ अपने पास, आपको पता होगा जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको कभी उठा के देखना तगारी के अंदर, तो वो कैसे होते हैं? भारे होते हैं। यानी देसी भाषा में बोले तो भाटा कांकरा। भाटा कांकरा क्या होते हैं? वजन होता है उनके अंदर, वेट होता है। तो कांकरेज का मतलब वो भारी नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी जी? कांकरेज। अगर नागौरी की बात करें, कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम जो नस्ल मानी जाती है वो नागौरी मानी जाती है। और साहिवाल की बात करें तो भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन साहिवाल की क्या विशेषता है दोस्तों? भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन और सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है जी? साहिवाल नस्ल का। सर्वाधिक मीठा दूध किस नस्ल का होता है दोस्तों? तो वो अपना होता है साहिवाल नस्ल का। ठीक है जी। लैक्टोज परसेंटेज है वो इस नस्ल के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 5.5% तक लैक्टोज पाया जाता है। बाकी जो गाय का दूध है उसके अंदर लैक्टोज 4 से 4.5% पाया जाता है, और जो साहिवाल नस्ल की गाय है उसके दूध में 5.5% तक क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। आपको पता ही होगा जो दूध का मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? वो लैक्टोज के कारण होता है। थार पारकर की बात करें तो सर्वाधिक गर्मी सहनशील या जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं राजस्थान की, उसके अंदर अच्छा दूध उत्पादन करती है थार पारकर। तो अपने जो क्वेश्चन था सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है, तो वो है जी कांकरेज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ जी, क्वेश्चन है अपना, पशु की गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर बैठना किस बीमारी के लक्षण है? ये पूछ रहा है जी, जो पशु है वो गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर रखता है तो वो किस बीमारी के लक्षण है? ए अपने पास है गलघोटू, बी है मिल्क फीवर, सी है एंथ्रेक्स और डी है आफरा। तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। मैं पानी पी लेता हूं इतने। आंसर दीजिए जी इसका। हाँ जी, हाँ जग्गी कह रहे हैं शेयर करो। हाँ जी, इसको शेयर करो, आज संख्या बहुत कम है। पूजा सारण बी बता रहे हैं, अक्की बी बता रहे हैं, सुरेश जाखड़ बी बता रहे हैं मिल्क फीवर। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, दो ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। विजय सिंह बी बता रहे हैं और राज भाटी बी बता रहे हैं, कांता सारण भी बता रहे हैं, खुशबू बता रहे हैं मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से। वेरी गुड। हाँ जी, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो पशु
पीछे की ओर गर्दन मोड़ के रखता है तो वो किस रोग का लक्षण है? वो है जी मिल्क फीवर का। किस रोग का लक्षण है जी? मिल्क फीवर का, जो किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है जी? कैल्शियम की कमी से होता है। हाँ जी, कैल्शियम की कमी से कैसे होता है? जब अपने, इसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। इस रोग को और क्या बोलते हैं जी? हाइपोकैल्सीमिया। क्यों होता है ये रोग? जब पशु ब्यात के टाइम क्या है, उसके खीस के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है दूध के माध्यम से वो अधिक स्त्रावित हो जाती है या बाहर निकल जाती है शरीर के अंदर से, तो शरीर के अंदर क्या हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका जो स्तर होना चाहिए कैल्शियम का रक्त के अंदर, वो कितना होना चाहिए? 9 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 ml। हाँ जी, दूध के अंदर कैल्शियम का कितना स्तर होना चाहिए? 9 से 11 होना चाहिए। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, 9 से 11 याद रखिए आप। तो ये घटकर ये मामला कितना आ जाता है? 7 से 9 आ जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? मिल्क फीवर हो जाता है। एकमात्र ऐसा रोग है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है? घटने की बजाय क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है मिल्क फीवर के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? मिल्क फीवर। बात करें गलघोटू की। हाँ जी, गलघोटू की बात करें तो अपने कई बार जुकाम हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है तो पूरा ये एरिया जाम हो जाता है, तो अपने बार बार घुर घुर की आवाज करते हैं ना, तो वो इस रोग का प्रमुख लक्षण है कि पशु घुर घुर की आवाज करता है। क्या करता है जी? पशु घुर घुर की आवाज करता है। याद रह जाएगा, इस रोग का प्रमुख लक्षण है। बात करें एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स क्या होता है जी? भेड़ों का प्रमुख रोग है। इसको वूल सॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। ये रोग क्या है? पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। तो इस कारण क्या है, इस रोग का क्या है? पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, या अपने कह दें जो पशु इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो पशु को क्या या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, या अपने कह दें खाल नहीं उतारी जाती, खाल नहीं उतारी जाती। हाँ जी, ये जो रोग है काफी भयानक रोग है एंथ्रेक्स। इसका ये जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स बेसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, एंथ्रेक्स उससे होता है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये क्या है? मानव के अंदर फैल जाता है, पशुओं से मानव के अंदर फैलता है। आफरा की बात करें, अधिक गिल्ला हरा चारा खाने से पशु के अंदर आफरा आ जाता है, जिससे क्या है? पशु की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो अपना राइट आंसर इसका क्या हो गया जी? मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 नंबर है, सीधी पीठ। हाँ जी, एकदम स्ट्रेट जो पीठ है, या मजबूत गर्दन कहते हैं या चौड़ी छाती कहते हैं, गाय की जो नस्ल है किसकी प्रमुख विशेषता है? ये पूछ रहा है। जो सीधी पीठ और मजबूत छाती निम्न में से किस गाय की या किस नस्ल की विशेषता है? तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हाँ जी, अनिल बुढ़ानिया कह रहे हैं। हाँ जी, रॉयल सरजूत गुजर बी बता रहे हैं। टेस्ट कौन सा होता है सर? सुरेश जाकर टेस्ट कौन सा होता है वो भी बताएंगे जी। ब्रिजेश लुखा, अनिल बुढ़ानिया बेसिलस एंथ्रेसिस। हाँ जी, ये बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। अब इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से। राज भाटी सी बता रहे हैं, अक्की गढ़साना सी बता रहे हैं, सपना सोलंकी सी बता रहे हैं, राज भाटी भी सी करें, विजय सिंह RJ 21। हाँ जी, RJ 21 से वेलकम है आपका यहाँ RJ 31 के अंदर। ठीक है, कांता सारण सी बता रहे हैं, सुरेश जाखड़ डी बता रहे हैं। ये क्या पूछ रहा है जी? सुरेश जाखड़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है? हाँ जी, तो इसका आंसर देखते हैं जी अपने। हाँ जी, सीधी पीठ, मजबूत गर्दन व चौड़ी छाती गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो वो प्रमुख विशेषता किसकी है जी? नागौरी की। हाँ जी, सीधी पीठ और अपने कहते मजबूत गर्दन। जो कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम नस्ल जो होती है वो नागौरी होती है। वो देखिए, मजबूत गर्दन नहीं है तो कृषि कार्य के लिए उत्तम नहीं है। और क्या अपने जो भारतीय नस्लों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इन नस्लों के अंदर क्या पाया जाता है जी? कुबड़ पाया जाता है। ये कुबड़ होता है जी इस प्रकार का। ये भारतीय नस्लें जो गाय की नस्लें उनके अंदर पाया जाता है, बाकी जो विदेशी नस्लें हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि जो भारतीय नस्लें हैं वो कृषि कार्य के लिए उत्तम है।
कृषि कार्य के लिए उत्तम कौन सी है? भारतीय नस्लें हैं, क्योंकि उनके अंदर कुबड़ पाया जाता है। हाँ जी, जो भी अपने कृषि कार्य के इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं तो वो पशु के कहाँ रखते हैं? इस गर्दन वाले हिस्से में रखते हैं। तो गर्दन के जो पीछे जस्ट होता है वो कुबड़ होता है, तो वो ये क्या करता है? एक अवरोध का काम करता है। ठीक है, तो ये कुबड़ के कारण ही भारतीय नस्लें क्या है? कृषि कार्य के लिए उत्तम है, और जो विदेशी नस्लें हैं उनके अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता है, तो उनको कृषि कार्य के काम में नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? नागौरी होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, 8 नंबर आता है, मुर्गी की चोंच काटने में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? अब देखिए, मुर्गी की चोंच क्यों काटते हैं और उनको यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? तो अपना ए ऑप्शन है ब्रडीजो कास्टेटर, दूसरा है डीबिकर, सी है ट्रोकार कैनुला, डी है इलोस्टेटर। तो राइट आंसर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। हाँ जी, राइट आंसर चूज कीजिए। पायल करवा कह रहे हैं नागौरी। राकेश भाटी गजब गुरु, थैंक यू सर राकेश जी। पायल करवा नागौरी बता रहे हैं। रॉयल सरजीत गुजर, नाइस सर, थैंक यू। राज भाटी बी बता रहे हैं। अनिल बुडानिया बी कह रहे हैं। हाँ जी, मुर्गी की चोंच काटने में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं वो देखिए। खुशबू बी बता रहे हैं। अनिल बुडानिया बी, सुरेश जाखड़ बी कह रहे हैं। हाँ जी, काफी सारे स्टूडेंट, सारे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, सभी ने राइट आंसर चूज किया है। तो इसका राइट आंसर भी वो क्या होगा? वो डीबिकर होगा। हाँ जी, चोंच क्यों काटते हैं मुर्गियों की? मुर्गियों के चूजों की चोंच इसलिए काटते हैं कि जो उनकी अवस्था होती है या चोंच क्या है, कई बार बढ़ जाती है तो वो आपस में झगड़ते हैं तो वो एक दूसरे को घायल कर देते हैं। वो इस घायल करने की क्रिया को क्या कहते हैं जी? थोड़ा सा आंसर दीजिए, इसमें कुछ बच्चे और भी जुड़े हैं। मुर्गे आपस में एक दूसरे को घायल कर देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? विजय सिंह बी बता रहे हैं। हाँ जी, इस क्रिया को कहते हैं कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म, एक दूसरे को घायल करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैनाबोलिज्म। हाँ जी, इसीलिए क्या है, मुर्गियों की क्या जो चूजे होते हैं उनकी चोंच काटते हैं तो जो ऊपरी हिस्सा होता है चोंच का वो तो काटते हैं 1/4, और निचला हिस्सा होता है चोंच का, निचला हिस्सा कितना काटते हैं डीबिकर से? 1/8वां हिस्सा काटते हैं जी। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? डीबिकर होगा। और ब्रडीजो कास्टेटर क्या काम में आता है? तो ब्रडीजो कास्टेटर काम में आता है नर पशुओं को बंदे बनाने के लिए, या नर पशुओं की नसबंदी करने के काम में आता है। नर पशुओं को बधियाकरण करने के काम में आता है। बधियाकरण कौन सा यंत्र काम में लेते हैं जी? ब्रडीजो कास्टेटर। अब ट्रोकार कैन्युला का क्या काम है जी? ट्रोकार कैन्युला जो है, जो पशुओं के अंदर आफरा आ जाता है कई बार गीला चारा खाने से या अधिक चारा खा जाने से, तो जो पशु के रूमन से गैस निकालने के काम में लिया जाता है ये यंत्र। इलोस्टेटर क्या काम में लिया जाता है? तो ये भी पशुओं को क्या है? बंदे बनाने के काम में लिया जाता है। ये एक प्रकार का छल्ला होता है जो पशुओं के अंडकोश पे चढ़ा दिया जाता है, जिसमें क्या शुक्र वाहिनियां प्रभावित हो जाती है। तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा? वो डीबिकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अपना 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है? ये पूछ रहा है इनमें से भैंस की नस्ल नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन आज का, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पूजा सारण गैस निकालने में, हाँ जी, रॉयल सरजूत को कह रहे हैं डीबिकर। इसका आंसर दीजिए 9 नंबर का। राज भाटी डी कह रहे हैं। अनिल बुडानिया डी कह रहे हैं। अक्की गड़साना डी कह रहे हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी सी। पूजा सारण डी बता रहे हैं। राज भाटी डी कह रहे हैं। सपना डी बता रहे हैं। हाँ जी, तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो कौन सा होगा जी? नागौरी। हाँ जी, ऊपर जो नस्लें लिखी हुई है वो किसकी है जी? सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। सबसे आसान क्वेश्चन था आज के सेशन का। जो क्वेश्चन, जिसने भी ये क्वेश्चन गलत किया है वो एकदम मेरी तरह नालायक है। तो इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है जी? नागौरी। नागौरी किसकी नस्ल है जी? गाय की नस्ल है। कृषि कार्य के लिए जो सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? नागौरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे सिंपल क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन है ऊंट की सर्रा बीमारी। हाँ जी, ऊंट की सर्रा बीमारी किस कारण होती है? ये पूछ रहा है जी, ऊंट के अंदर एक रोग होता है, या आपने कह दें ऊंट का जो प्रमुख रोग है वो कौन सा है? सर्रा ही है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है वो देखिए। ए है कवक, बी है जी बीजाणु, सी है विषाणु, डी है जी प्रोटोजोआ। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हाँ जी, राज भाटी डी बता रहे हैं, सुरेश जाखड़ डी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, कांता सारण डी, खुशबू डी बता रहे हैं। हाँ जी, ऊंट की जो सर्रा बीमारी है उसका रोग कारक बताना है, किसके कारण होता है? सीधा सा क्वेश्चन है जी। हाँ जी, सर्रा रोग को और क्या क्या बोलते हैं जी? तीवर्षा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीवर्षा। तीवर्षा भी कहा जाता है, गलत्या भी कहा जाता है, गलत्या भी कहा जाता है। यानी 3 वर्ष के पश्चात या जो हर 3 वर्ष के बाद क्या है रिपीट होता है, तो इस कारण इसको क्या कह देते हैं? तीवर्षा रोग भी कह देते हैं और गलत्या रोग भी कह जाते हैं। ये इसका जो रोग कारक होता है वो ट्रिप्नोसोमा इमिनसाई होता है। कौन सा होता है जी? ट्रिप्नोसोमा इमिनसाई। रोग कारक कौन सा होता है जी? सर्रा रोग का ट्रिप्नोसोमा इमिनसाई होता है। अब आपको राइट आंसर चूज करना है, कवक है या ये बीजाणु है या ये कौन सा है? जल्दी से राइट आंसर चूज कीजिए इसका। हाँ जी, लगभग स्टूडेंट डी बता रहे हैं। सुरेश जाखड़ कह रहे हैं ट्रिप्नोसोमा इमिनसाई, यही मैंने लिखा है जी। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो होगा किसके द्वारा होता है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये क्या चीज है जी? ट्रिप्नोसोमा इमिनसाई एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लगभग ने सही आंसर किया था। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन आता है अपने, जीटीवी टीका। जीटीवी टीका कौन से रोग के उपचार में लगाते हैं? ये पूछ रहा है जी। जीटीवी एक वैक्सीन लगती है जिसका पूरा नाम क्या है? गोट टिश्यू वैक्सीन। गोट टिश्यू वैक्सीन। आजकल एक नाम काफी प्रचलन में है जी, वैक्सीन। हाँ जी, वैक्सीन काफी प्रचलन में है और अपने ज्यादातर डीपी आजकल जो स्टेटस लगे हैं वो इसी के लगे हैं, यहां टीका लगवाते हुए। तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गोट टिश्यू वैक्सीन टीका कौन से रोग के उपचार में लगाते हैं? हाँ जी, तो राइट आंसर चूज कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अपना है पशु प्लेग, सेकंड है फड़किया, सी है मिल्क फीवर और डी है एफएमडी। मैं जल्दी से कमेंट देख लेता हूं। नागौरी काऊ, हाँ जी, इसका राइट आंसर चूज कीजिए 11 नंबर का। खुशबू कह रहे हैं ए, राज भाटी डी, अनिल बुडानिया बी कह रहे हैं। जीटीवी का बताइए बुडानिया जी, जीटीवी का गोट टिश्यू वैक्सीन किसके रोग उपचार के काम में लेते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। लगभग कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। हाँ जी, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, गोट टिश्यू वैक्सीन किस रोग के लिए लगाते हैं? तो वो पशु प्लेग के लिए लगाते हैं। ये एक वायरस जनित बीमारी है जी। कौन सी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस के लिए आजकल जो वायरस चल रहा है, कौन सा चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो वायरस के लिए क्या लगता है? वैक्सीन लगता है। तो ये गोट टिश्यू वैक्सीन किस रोग में लगाया जाता है? तो पशु प्लेग के अंदर लगाया जाता है। ये एक भयानक बीमारी थी जी, पशु प्लेग वायरस के द्वारा होती है। तो जो 1954 के अंदर, 1 अक्टूबर 1954 के अंदर एक योजना चलाई थी जी, राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन योजना, या आपने कहते हैं पशु प्लेग उन्मूलन योजना चलाई गई थी। ये इतना भयानक रोग था कि एक योजना भी चला दी थी सरकार ने, पशु प्लेग उन्मूलन योजना। प्लेग उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना। उन्मूलन योजना कब चलाई गई थी जी? 1 अक्टूबर 1954। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो गांधी जयंती
के एक दिन पहले इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया था कि इस रोग को, जो पशु प्लेग जो रोग होता है, इसको अपने जड़ से खत्म करना है। तो योजना कब चलाई गई थी? 1 अक्टूबर 1954 के अंदर। और अपने जो भारत है वो पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया? तो वो किया गया जी 2011 के अंदर। 2011 के अंदर भारत को एक सर्टिफिकेट दे दिया जी, किसने? FAO ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप पूरी तरह इस रोग से क्या हो, सुरक्षित हो। उन्मूलन योजना कब चलाई? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उन्मूलन योजना कब चलाई जी? 1 अक्टूबर 1954 के अंदर। और ये खत्म कब हो गया पूरी तरह? ये 2011 के अंदर पूरी तरह अपने भारत के अंदर से क्या हो गया जी? खत्म हो गया। जैसे आज पोलियो के रोगी नहीं मिलते ना, इसी प्रकार से ये रोग भी भारत के अंदर अब नहीं मिलता है। तो 2011 के अंदर इस FAO डिपार्टमेंट ने अपने को क्या दे दी? एक सर्टिफिकेट दे दिया, ये रोग जो है आपके भारत के अंदर नहीं है। तो बात करते हैं फड़किया की। फड़किया किस प्रकार का रोग है जी? फड़किया एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, एक जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसका जो रोग कारक है वो है जी क्लोस्ट्रीडियम बेलासियाई। कौन सा है जी? क्लोस्ट्रीडियम बेलासियाई। हाँ जी, ज्यादा बेल है वो देख लो, ज्यादा फड़का करे, बेलासियाई, क्लोस्ट्रीडियम बेलासियाई इसका क्या है? रोग कारक है। बात करते हैं मिल्क फीवर की, तो ये किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। FMD की बात करें तो ये वायरस के कारण होता है, जिसके अपने क्या कह देते हैं? खुरपका, मुंह पका भी रोग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? ये पूछ रहा है जी, मिल्क फीवर जो दुग्ध जवर होता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो आंसर चूज करना है आपको। ए अपना ऑप्शन में ए है तो कैल्शियम की कमी से होता है, या फास्फोरस की कमी से होता है, या मिल्क फीवर इन दोनों की कमी से होता है। डी है Fe। तो राइट आंसर चूज कीजिए जल्दी सी। राकेश भाटी कह रहे हैं वाह गुरु, थैंक यू सर। पीके सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जीके की क्लास बता देना गुरु बच्चों को। हाँ जी, जीके की क्लास डेली मेरी क्लास से पहले होती है जी, वो सर 8 से 9 बजे तक लाइव होते हैं भाटी जी। जीके की क्लास कोई लेना चाहता है तो इसी चैनल पे 8 से 9 सर लाइव होते हैं, राकेश भाटी सर का नाम है। तो आप जो भी जीके की क्लास लेने की इच्छुक है वो क्लास ले सकते हैं जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। खुशबू कह रहे हैं मैं पहला बतायो। हाँ जी खुशबू शाबाश, आपने पहले बताया, आपको इनाम देंगे अभी। सपना कह रहे हैं ए कैल्शियम की कमी से। पीके कह रहे हैं सुनील सर बादरा से राम राम। राम राम जी राम राम। अक्की कह रहे हैं सुनील सर गड़साना से राम राम। हाँ जी राम राम जी। गड़साना वाले काफी खतरनाक होते हैं, इनको राम रमी करनी जरूरी है। एक दिन राम रमी ना करी तो पड़ोसी कौन ला गया? पाकिस्तान ला गया, अंग समस्या हो जाएगी। तो राम राम भाई साहब, 4 बारी राम राम हमारी कन्यू। कांता सारण कह रहे हैं पहाड़ तोड़ दियो के पहाड़ ही तोड़ दियो, आंसर बता दियो तो। विजय कह रहे हैं हिंदी की कब होती है? हिंदी की भी लगाएंगे अभी। जाट के ठाट बता रहे हैं ए। हाँ जी, मिल्क फीवर जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है जी? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। पीछे अपने इसको रिपीट भी कर लिया था। तो जो रक्त के अंदर किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका जो लेवल रहना चाहिए 9 से 11 रहना चाहिए, वो घट के कितना हो जाता है? 7 से 9 हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो जाता है? मिल्क फीवर रोग हो जाता है। बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है जी? पाइका रोग होता है। फास्फोरस और पैसे पाइका, कौन सा रोग होता है जी? फास्फोरस की कमी से पाइका रोग होता है पशुओं के अंदर। बात करें एफी की, या बात करें अपने एफी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया यानी कहते हैं रक्त की कमी हो जाती है। दूध जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? जो न के बराबर पाया जाता है दूध के अंदर, वो एफी ही होता है। बाकी दूध को एक सार्वत्रिक आहार माना गया है और एक ही पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है दूध के अंदर? एफी की पाई जाती है। सभी ने राइट आंसर बताया था इसका, पाइका। कांता सारण पाइका करें, थैंक यू सर। अक्की गड़साना, हाँ जी। संख्या कैसे कम होगी? एक बार थोड़ा सा और इसको लाइक और शेयर कर दो।
हाँ जी, अपना डी लाइफ का जो चैनल है, इसको जो घंटी वाला बटन है उसको दबा देना, जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 घंटे क्या है पहले ही अपने पास पहुंच जाए। तो अपनी क्लास डेली इसी चैनल पे रहेगी। और ऑफलाइन आपको बता दूं, ऑफलाइन जो अपने क्लासें स्टार्ट होगी है जेट, ICR, BHU या अपने कह दें पशुधन सहायक या LA कह दें, उसका बैच स्टार्ट कर दिया है जी। उस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का पता भी बता देता हूं। एग्री विजार्ड इंस्टीट्यूट का नाम है, हनुमानगढ़ जंक्शन मेन बस स्टैंड के सामने है जी, एग्री विजार्ड। और जो लाइव क्लासें लगेगी वो इसी चैनल पे लगेगी, डी लाइफ, ये सर्च कर लेना, मई डी लाइफ के नाम से है। ये अपना क्या है, ऐप भी है डी लाइफ का। तो जो लाइव क्लासें रहेगी वो इसी डी लाइफ पे रहेगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जग्गी कह रहे हैं मेरा नाम भी लो सर। हाँ जी जग्गी, जग्गी एल्बम, आपका नाम भी लेते हैं जी। आप बहुत कम कमेंट करते हो तो नाम कैसे लें आपका। राज भाटी शेयर ठोक दो एक बार सारा। हाँ जी राज भाटी थोड़ा सा शेयर करवाओ इस मामले को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। हाँ जी, गाय भैंस का पेट साफ करने के लिए या अपने कहते हैं विरेचक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। ए ऑप्शन है अपने पास 50 से 125 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 250 ग्राम से 400 ग्राम या 500 ml। राइट आंसर बताइए इसका। विरेचक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, या गाय भैंस का पेट साफ करने के लिए जो मात्रा काम में ली जाती है मैग्नीशियम सल्फेट की, MgSO4 की, वो कितनी मात्रा काम में ली जाती है। तो आंसर दीजिए जल्दी से इसका। कांता सी बता रहे हैं, राज भाटी सी, हाँ जी जितेंद्र राठौड़ कह रहे हैं सी। ये कुछ लड़ रहे हैं कमेंटों के अंदर, लड़ना नहीं है जी, आंसर देने आपने को। सुरेश जाखड़ सी बता रहे हैं, जितेंद्र राठौड़ सी कंफर्म बता रहे हैं। सुरेश जाखड़ सी कह रहे हैं। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो होगा जी, मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, 250 से 400 ग्राम जो मात्रा काम में ली जाती है पशु का पेट साफ करने के लिए। ये एक प्रकार का क्या है जी, विरेचक है। विरेचक का मतलब दस्तावर है, विरेचक का काम करता है जी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है जी। अब बात करें 500 ml की, आप सबकी फेवरेट चीज है जी, 500 ml क्या काम में लेते हैं वो बताइए थोड़ा सा। काफी फेवरेट चीज है 500 ml। हाँ जी, एल्कोहल की मात्रा दी जाती है पशु को, एल्कोहल भी पिलाई जाती है। अपने नहीं एल्कोहलिक, पशु भी एल्कोहलिक है। हाँ जी, ये एक उत्तेजक होता है। कैसा होता है जी, उत्तेजक। जो जिन पशुओं को अपने कृषि कार्य के काम में लेते हैं, उनकी थकावट दूर करने के लिए 2 पैग लगवाते हैं पशुओं को। कितनी मात्रा देते हैं, 500 ml। 500 ml से ज्यादा मात्रा देने के बाद मामला खराब हो जाता है। अपने भी 500 ml से ज्यादा ले लें तो अपने भी मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर उठा के ही लेके आना पड़ता है जी। हाँ जी, 500 ml किसकी मात्रा काम में लेते हैं, एल्कोहल की लेते हैं। और एल्कोहल से आधी मात्रा किसकी काम में लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की लेते हैं। किस लिए लेते हैं, पेट को साफ करने के लिए। किनका पेट साफ करने के लिए, गाय भैंस का पेट साफ करने के लिए मात्रा काम में ली जाती है जी। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से उत्तेजक है, हाँ जी उत्तेजना, जिसको पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो मामला है उत्तेजक। उत्तेजक कौन सी औषधि है, यहां तारपीन का तेल है, अरंडी का तेल है, एल्कोहल है या सभी है। राइट आंसर चूज कीजिए इसका। अक्की गड़साना 500 ml। अरे गिलास भी आने लग गए इसके अंदर। हाँ जी, काफी एक्सपीरियंस है सर आपको। नहीं जी नहीं, अजय जी को कन्फर्म। जितेंद्र राठौड़ सी कह रहे हैं। हाँ जी, काफी का सी आ रहा है जी, अल्कोहल। उत्तेजक तो शायद ही कोई गलत करेगा। अनिल बुढ़ानिया सी कह रहे हैं। बुढ़ानिया जी कहाँ चले जाते हो आप। सुरेश जाखड़ सी बता रहे हैं। जाट के ठाठ भी कह रहे हैं ए। ध्यान से पढ़िए जी, जाट जाट ये क्या कह रहे हो आप, उत्तेजक पूछा है। दीपक पाल सी कह रहे हैं। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये जिसका गलत है वो बंदा फिर दुनिया में जी ऐसे ही आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा जी अल्कोहल।
आप सबकी फेवरेट चीज, ठीक है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाला मामला है, तो उत्तेजक का काम करती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल किस काम में आता है? मालिश करने के काम। अरंडी का तेल किस काम में आता है? तो ये मृदु रेचक है, मृदु रेचक, यानी जो हल्के दस्त लाने के काम में लिया जाता है, पशु को दिया जाता है जी। मृदु रेचक के काम में किसको लिया जाता है? अरंडी के तेल को लिया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गाय के शरीर का तापमान होता है, ये पूछ रहा है गाय का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है अपने पास 120 डिग्री फारेनहाइट, सी बी है 103 डिग्री फारेनहाइट, सी है 106.6 डिग्री फारेनहाइट और डी है 101.5 डिग्री फारेनहाइट। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ जी, रॉयल सरजीत कह रहे हैं अल्कोहल। पूजा सारण सी बता रहे हैं। हाँ जी, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी सी, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ जी, राज बाटी डी। हाँ जी, राज बाटी डी बता रहे हैं। बुढ़ानिया जी डी कह रहे हैं। पूजा सारण डी कह रहे हैं। हाँ जी, जाट कह रहे हैं डी। राज बाटी डी करेक्ट। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 101.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब इसको सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना पड़े या अपने को सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है, तो अपने पास सूत्र याद होना चाहिए, C/5 F-32/9। कुछ नहीं करना, ये फारेनहाइट दिया है, ये यहां रख दो, 101.5 ये यहां रख दो और ये वज्र गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम डेयरी। हाँ जी, राजस्थान की प्रथम डेयरी है, यानी जो राजस्थान के अंदर प्रथम डेयरी खोली गई थी वो कहां खोली गई थी? तो ए ऑप्शन है अपना पद्मा डेयरी अजमेर। क्या अजमेर के अंदर प्रथम डेयरी खोली गई थी? बी है गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में खोली गई थी प्रथम डेयरी। सी है अरमूल डेयरी बीकानेर, डी है वरमूल डेयरी जोधपुर। तो राइट आंसर दीजिए इसका, राजस्थान में जो प्रथम डेयरी है वो कब खोली गई थी? हाँ जी, अनिल बुढ़ानिया ए बता रहे हैं। हाँ जी, राइट आंसर चूज कीजिए इसका। अक्की ए बता रहे हैं। झालावाड़ का छोरा, झालावाड़ का भी ए बता रहा है। पूजा सारण ए बता रहे हैं, ये झालावाड़ से भी कुछ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, झालावाड़ वालों, इसको झालावाड़ में भी थोड़ा शेयर कर दो। पद्मा अजमेर। सुरेश जाखड़ ए बता रहे हैं। राज बाटी ए बता रहे हैं 100%, ये कितना 10,000% पद्मा। हाँ जी, लगभग का आंसर ए ही आ रहा है। हाँ जी, जो राजस्थान के अंदर प्रथम डेयरी खोली गई थी वो कहां खोली गई थी? वो यहां पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर ही खोली गई थी। देखिए जी, पैसे प्रथम पैसे पद्मा, यानी जो फर्स्ट डेयरी कहां खोली गई थी? पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर। और दूसरा भी याद रख सकते हो, जो हिंदी की वर्णमाला कहां से स्टार्ट होती है? अनार से स्टार्ट होती है, तो पैसे प्रथम पैसे पद्मा ऐसे अजमेर, तो सारी चीजें प्रथम ही है जी यहाँ। तो जो राजस्थान में फर्स्ट डेयरी खोली गई थी वो पद्मा डेयरी अजमेर में खोली गई थी। बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां पड़ती है जी? ये पड़ती है जी रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहां पड़ता है? रानीवाड़ा पड़ता है जालोर के अंदर। कहां पड़ता है जी? जालोर के अंदर। राजस्थान की जो सबसे बड़ी डेयरी है वो कहां है जी? रानीवाड़ा जालोर के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहते हैं? हाँ जी, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। भी निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहते हैं? तो अपना ए ऑप्शन है रामदेव जी को कहते हैं, हरिराम जी को कहते हैं, या पाबू जी को कहते हैं, या सभी को कहते हैं। तो राइट आंसर चूज कीजिए इसका। निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? कांता सारण बता रहे हैं रानीवाड़ा जालोर। हाँ जी, रानीवाड़ा जालोर के अंदर ही राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है जी। राइट आंसर इसका दीजिए सी बता रहे हैं ऊंट के देवता किसे कहते हैं। हाँ जी, ऊंट जब बीमार हो जाता है
तो किस देवता की पूजा की जाती है, या राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, या ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है। तो जो राइट आंसर अपना होगा वो होगा जी पाबू जी। पाबू जी को क्या है जी, ऊंटों के देवता माना जाता है। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। श्रेय भी किनको जाता है जी, पाबू जी को जाता है। और भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए जी। जय हो पाबूजी महाराज, जय हो जी बाबूजी महाराज, आप पे भी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, मैं क्या पूछ रहा हूं, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया है, राइट आंसर दीजिए इसका जी। भारत में ऊंट को लाने का श्रेय किसको दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम, इनको क्या है भारत में ऊंट लाने का श्रेय दिया गया है, भारत में। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया है, वो दिया गया जी पाबूजी महाराज को दिया गया। एक ये लोक देवता है अपने राजस्थान के, ऊंट बीमार होने पे पाबूजी की पूजा की जाती है, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही दिया गया है। बाकी एक रेबारी जाति है, रेबारी जाति को क्या है, रेबारी जाति राजस्थान में ऊंटों का पालन करती है। अभी ऊंट को क्या है राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दे दिया गया 2014 के अंदर, वसुंधरा सरकार थी उस टाइम, 2014 के अंदर इसको क्या है राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दे दिया गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ऊंटनी के दूध की डेयरी स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऊंटनी के दूध की डेयरी कहां स्थित है, ये पूछ रहा है जी, ऊंटनी का दूध कहां मिलता है या डेयरी कहां स्थित है। तो ए ऑप्शन है अपना बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है नागौर और डी है जयपुर। राइट आंसर चूज कीजिए जल्दी से इसका। हाँ जी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऊंटनी के दूध की डेयरी कहां स्थित है। कमेंट नहीं आ रहे हैं जी आपके, राज भाटी करें 30 जून। हाँ जी, 30 जून 2014 को ही राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था ऊंट को। दीपक पाल बता रहे हैं ए बीकानेर, अनिल बुढ़ानिया बीकानेर बता रहे हैं, राज भाटी ए बता रहे हैं, पाबू जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 18 नंबर पे। हाँ जी, इसका राइट आंसर लगभग सही बता रहे हैं बीकानेर। बीकानेर के अंदर क्या है, ऊंटनी के दूध की डेयरी है, या कह दें अपने एशिया का जो ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है जी, बीकानेर के अंदर है। इसको NRCC भी कह देते हैं, NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। हाँ जी, NRCC भी कह देते हैं इसको, बीकानेर के अंदर। एक बात और खास बात है जी, ऊंटनी के दूध का कभी दही नहीं जमता, दही नहीं जमता। इस पे काफी रिसर्च हो रही है, इससे दही भी नहीं जमता। एक प्रकार की औषधियों के अंदर भी काम में लेते हैं ऊंटनी का दूध, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन वगैरह की मात्रा शायद पाई जाती है, और जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए काफी लाभदायक माना जाता है ऊंटनी का दूध। ठीक है जी, इस पे रिसर्च भी चल रही है। बाकी ऊंटनी के दूध से दही नहीं जमता। विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है इसके अंदर, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है इसके अंदर, सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। और भेड़ के दूध से भी दही नहीं जमता, भेड़ के दूध से भी क्या नहीं जमता जी, दही नहीं जमता। दो पशुओं का याद रखना जी, एक तो भेड़ के दूध से दही नहीं जमता और ऊंटनी के दूध से भी दही नहीं जमता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंटनी के दूध की डेयरी कहां स्थित है जी, बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से दूध के अंदर सबसे कम, हाँ जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, भी ये पूछ रहा है निम्न में से दूध के अंदर सबसे कम घटने व बढ़ने वाला अवयव है। हाँ जी, इनमें से कौन सा अवयव है दूध का जो सबसे कम घटने बढ़ने वाला है। लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट है, दोनों है, वसा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना जी। ये पूछ रहा है सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है, तो आंसर दीजिए जल्दी सी। हाँ जी, आंसर दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का।
दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव। कांता सारण ए बता रहे हैं, पूजा सारण ए बता रहे हैं, छोरा झालावाड़ ए बता रहा है। हाँ जी, राइट आंसर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हाँ जी, राज भाटी सी कह रहे हैं, दीपक पाल ए कह रहे हैं। कांता सारण सबसे ज्यादा फैट किसमें होता है जी? सबसे ज्यादा फैट बताइए, राइट आंसर चूज कीजिए या कमेंट करके बताइए, सबसे ज्यादा जो फैट परसेंटेज पाया जाता है वो किसके दूध में पाया जाता है? हाँ जी, इसका आंसर दीजिए पहले तो, सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव। हाँ जी, हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जी सी। अब सी क्यों होगा? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी, दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला। अब लैक्टोज क्या है? दूध की क्या है? इसको शर्करा भी कह देते हैं, दूध की शर्करा भी कह देते हैं, और शर्करा को क्या कह देते हैं? CHO, या आपने कह दे कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं। तो देखिए, इसने लैक्टोज भी आंसर में लिखा है और CHO भी लिखा है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी लिखा है। ऑप्शन सी दे दिया, दोनों भी कह दिया, और डी भी लिख दिया वसा। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया था। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया था। राजवाटी सी बता रहे हैं। हाँ जी, राजवाटी सी बता रहे हैं, शिप में, पूजा सारण शिप में कितना परसेंट होता है जी? शिप में वसा परसेंटेज, और तुलना भी कर देना किसकी कंपैरिजन। रॉयल सरजीत गुजर कहते हैं जोरबीर बीकानेर। हाँ जी, जोरबीर, वो पिछले वाले क्वेश्चन का था जी। इसका राइट आंसर दीजिए। हाँ जी, अब कभी गलत मत करना जी, एक ही बात है। जो मिल्क की शर्करा कह दें या चीनी कह दें, वो एक ही बात है। लैक्टोज, शर्करा, CHO या कार्बोहाइड्रेट एक ही बात होता है। और दूध का जो सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयवी कौन सा होता है जी? लैक्टोज। ये सबसे कम घटने बढ़ने वाला होता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। घटता बढ़ता नहीं है जी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। हाँ जी, ये घटता बढ़ता नहीं है। और दूध का अगर कोई अवयव है सबसे कम घटने बढ़ने वाला, वो तो वो लैक्टोज ही है, कार्बोहाइड्रेट है। तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, घटता बढ़ता नहीं है। तो एक से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है? तो ये लैक्टोज क्या है? लैक्टिक बेसिलस में बदल जाता है। लैक्टोज क्या है? लैक्टिक बेसिलस में परिवर्तित हो जाता है, या लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टोज तो है ही, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। किस में होता है जी? लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है जी? लैक्टोज। बाकी सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है। और बात करें सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव, सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है जी? वसा। ये क्या है? अपने पशु के खान पान पे डिपेंड करता है। भी हरा चारा जैसा देंगे वैसे ही दूध के अंदर वसा की मात्रा आएगी। ठीक है, तो दूध का जो मूल्य भी तय करते हैं वो किससे करते हैं? इस वसा से ही करते हैं। दूध का मूल्य भी जो तय किया जाता है वो किससे किया जाता है? वसा से किया जाता है। और दूध का सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है। लास्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ जी, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? हाँ जी, राइट आंसर चूज कीजिए। ये पूछ रहा है दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, यानी दूध जो मीठा होता है या शर्करा होती है, उसकी चीनी होती है, वो कौन से प्रकार की पाई जाती है? फ्रैक्टोज पाई जाती है, कि लैक्टोज पाई जाती है, या माल्टोज पाई जाती है, या आपने कहते हैं ग्लूकोज पाई जाती है? जल्दी से आंसर कीजिए, दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? हाँ जी, जय हो BBD, राजवाटी कह रहे हैं जय हो BBD। हाँ जी, जय हो आपको। सर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कट ऑफ कितनी जा सकती है? हाँ जी, अभी आ जाएगा आपके सामने। जिस हिसाब से कट ऑफ है उस हिसाब से सारे ही पास होंगे, कोई नहीं फेल होने वाला है। जाट के ठाट करें, इंडिया की न्यू जर्सी आ गई जी आज। ठीक है जी, ऐसे मत भेजो इनको, जर्सी को, इनको अच्छे से गिफ्ट में पैक करके, और पता मैंने वीडियो के अंदर बता दिया, वहां आप भेज सकते हो।
अनिल बुडानिया बी बता रहे हैं, राज भाटी बी कह रहे हैं। इसका राइट आंसर चूज कीजिए जल्दी सी। लास्ट क्वेश्चन है अपना, कांता सारण बी कह रहे हैं, प्रवीण शर्मा बी कह रहे हैं। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध की शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है जी? लैक्टोज होती है। और फ्रैक्टोज की बात करें तो जो अपना सीमेन होता है उसके अंदर पाई जाती है कौन सी शर्करा, या वीर्य के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? जो फ्रैक्टोज पाई जाती है। बात करें माल्टोज की, माल्टोज किस में पाई जाती है? जो होता है, जो के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है। बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो शर्करा है वो किसके अंदर पाई जाती है? अंगूर के अंदर पाई जाती है। हाँ जी, अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। और माल्टोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? जो के अंदर पाई जाती है, जिससे हमने बियर वगैरह बनाते हैं। और लैक्टोज किसकी शर्करा है? वो दूध शर्करा है। और फ्रैक्टोज जो शर्करा पाई जाती है वो सीमेन के अंदर पाई जाती है जी। हाँ जी, हाँ जी, आज का सेशन अपना कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चन अब मैंने आपको करवा दिए। तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी डेली की रहेगी वो 9:30 बजे रहेगी। और अपना जो चैनल है डी लाइफ का, उसको लाइक एंड शेयर कर दिया करो और घंटी का बटन दबा दिया करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक यू, सभी का धन्यवाद इतना कीमती मूल्य देने के लिए, टाइम देने के लिए, और धन्यवाद। हाँ जी, इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। गुड नाइट जी।